बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा लाइव फोन कार्यक्रम हेलो किसान और मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना। हेलो किसान हमारा एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम खेती किसानी से संबंधित कुछ ऐसे विषय आपके लिए लेकर आते हैं जिससे कि आपको खेती किसानी करने में ज्यादा से ज्यादा सहायता मिल सके। और अपने इस कार्यक्रम के जरिए हमारी यही कोशिश रहती है कि खेती किसानी में आपको मदद मिल सके, साथ ही साथ आप इससे और भी ज्यादा जो है वो ज्ञान प्राप्त कर सकें। तो आइए हमारे आज के कार्यक्रम के दो विषय हैं, दोनों से ही आपको फटाफट से अवगत करवा देते हैं। सबसे पहले आज हम अपने कार्यक्रम में आपको बता दें, हम बात करने वाले हैं मोटे अनाज के खाद्य प्रसंस्करण के बारे में और इसके साथ ही बात होगी सरसों फसल की देखभाल की। तो इन दोनों ही विषयों से संबंधित अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न है, कोई भी शंका, आप कुछ भी पूछना चाहते हैं, हमारे टोल फ्री नंबर्स 1800113060 और 61 ये दोनों ही हमारे नंबर हैं। आप इन पर फोन कर सकते हैं, आपका कोई भी शुल्क जो है वो नहीं लगेगा। कृपया आप सभी से छोटा सा निवेदन, जब भी फोन करें अपने टीवी की आवाज को बंद रखें। व्हाट्सएप के जरिए भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, 8800520717 हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इसके जरिए भी आप अपने प्रश्न हम तक पहुंचा सकते हैं और इसके साथ ही हमारा ईमेल आईडी जो है वो भी आप फटाफट से नोट कीजिए। हमारा ईमेल आईडी है hellokisan2015@gmail.com। तो ये तीन विकल्प, तीनों में से कोई भी एक आप चुन सकते हैं और अपने प्रश्न विषय से संबंधित हम तक पहुंचा सकते हैं। स्टूडियो में आज हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर RS बाना जी। डॉक्टर बाना, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम आपसे जानकारी लेने वाले हैं मोटे अनाज के खाद्य प्रसंस्करण के बारे में और इसके साथ ही हम बात करेंगे सरसों फसल की देखभाल की। तो आइए सबसे पहले हम यहाँ पर रुक कर लेते हैं डॉक्टर बाना का। डॉक्टर बाना, जैसे कि हम आज बात करने वाले हैं मोटे अनाज के खाद्य प्रसंस्करण के बारे में और मोटे अनाज को लेकर जो है काफी जागरूकता भी अब हमारे किसानों के तरफ जो है वो हम देख रहे हैं और शहरों की ओर भी अब जो लोग हैं वो मोटे अनाज के से बने जो खाद्य हैं उनकी तरफ ज्यादा आकर्षित हो रहे हैं। तो सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि आमतौर पर मोटे अनाज की खेती हमारे देश के कौन कौन से हिस्सों में ज्यादा से ज्यादा की जाती है? जैसे कि इस वर्ष आप सब जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष, यानी कि जो श्री अन्न या कद्दन फसलें हैं उनका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पॉपुलैरिटी के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए, उपभोक्ताओं को, किसानों को और व्यापारियों को, ताकि ये जो पोषक समृद्ध फसलें हैं उनको व्यापक स्तर पर प्रचारित किया जा सके। और इन फसलों की जहां पर बात आती है उनमें सबसे जो प्रमुख क्षेत्र हैं वो है बाजरा के लिए राजस्थान और उससे जुड़े हुए हरियाणा, गुजरात, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र के क्षेत्र। कुछ क्षेत्र हैं तमिलनाडु के जहां पे भी बाजरा काफी होता है। इसके अलावा ज्वार जो प्रमुख कद्दन फसल है, श्री अन्न फसल है, उसका भी प्रायद्वीपीय भारत के अलावा राजस्थान के बहुत सारे क्षेत्र और मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में ये उगाई जाती है। रागी कर्नाटक में मुख्यतः, उसके अलावा उससे जुड़े हुए कुछ अन्य क्षेत्र झारखंड तक भी और पहाड़ी क्षेत्रों में, विशेषकर हिमालय के उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में। इसके अलावा कुछ छोटी कद्दन फसलें होती है जिनको स्मॉल मिलेट्स कहा जाता है। उनमें कोदो, कुटकी, कांगनी, सांवा और चीना का नाम प्रमुख रूप से आता है। इसके अलावा कुट्टू और ब्राउन टॉप मिलेट है। ये मुख्यतः जो पहाड़ी क्षेत्र है वहां पर, और कुछ क्षेत्र हमारे दक्षिण भारत के, प्रायद्वीपीय भारत के और पूर्वी भारत के कुछ क्षेत्र हैं जहां पर उगाई जाती है, परंतु इनका क्षेत्र काफी कम है। पूरी दुनिया में अगर हम बात करें तो ज्वार, बाजरा और रागी लगभग 92% से अधिक इनका उत्पादन होता है। तो जो शेष मिलेट्स है उनका उत्पादन 8% या उससे कम रहता है प्रतिवर्ष। तो परंतु ये सारी ही फसलें पोषण का खजाना है। जी बिल्कुल। तो अभी आपने जाना कि हमारे देश में कहाँ कहाँ जो है वो मोटे अनाज की खेती हमारे किसान करते हैं और कर सकते हैं, और इसी विषय से संबंधित ज्यादा जानकारी डॉक्टर बाना से जरूर हासिल करेंगे। लेकिन पहले देखते हैं इसी विषय पर आधारित हमारी एक खास रिपोर्ट।
देश में मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में मोटे अनाजों की खेती की जाती है। इनके अलावा ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में भी मोटे अनाज उगाए जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मोटे अनाजों और इनसे बनने वाले खाद्य उत्पादों की मांग तेजी से बढ़ रही है। ऐसे में सरकार भी मोटे अनाजों की खेती, इसके प्रसंस्करण और मूल्य संवर्धन पर जोर दे रही है, जिससे किसानों की आमदनी भी बढ़ रही है। बता दें कि मोटे अनाजों में बाजरा, ज्वार, रागी, कांगनी, कोदो, कुटकी, चीना, सावा, ब्राउन टॉप मिलेट, टेफ मिलेट और फेलियो मिलेट आते हैं। मोटे अनाजों का प्रसंस्करण कर कई तरह के उत्पाद बनाकर आप अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। ज्वार से चॉकलेट, मफिन्स, पानी पूरी, बर्फी और समोसा बना सकते हैं, तो बाजरे से मुठिया, लड्डू और रागी से बालूशाही और पकौड़ी बनाई जा सकती है। मोटे अनाज से अलग अलग उत्पाद बनाने के लिए आप नई नई तकनीकों का इस्तेमाल कर सकते हैं। शुरू में व्यवसाय की शुरुआत छोटे स्तर पर करने के बाद बाजार मांग के हिसाब से व्यवसाय का विस्तार भी कर सकते हैं। तो अभी आपने मोटे अनाज विषय पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट, और आइए कार्यक्रम में चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। एक बार फिर से रुक कर लेते हैं हम यहाँ पर डॉक्टर बाना का। डॉक्टर बाना, आपसे ये जानना चाहेंगे कि अगर हमारे किसान मोटे अनाज की खेती करना चाहें तो किस तरीके की जलवायु और किस तरह की जो मृदा है वो होनी चाहिए इसकी खेती के लिए? सामान्यतः अगर हम मिलेट्स की बात करें या मोटे अनाज में, चूंकि मिलेट्स ही महत्वपूर्ण है, इसके अलावा मोटे अनाज में मक्का की भी बात आ जाती है, तो ये ऐसी फसलें हैं जो विषम जलवायु और विषम मिट्टी की परिस्थितियों में भी अच्छी पैदावार दे सकती है। बल्कि मैं तो इनको भविष्य की फसलें कहूँगा कि जिस प्रकार से जलवायु परिवर्तन हो रहा है, तो जो अन्य फसलें हैं उनमें जलवायु परिवर्तन और मौसमी प्रभाव है, उनका नकारात्मक प्रभाव काफ़ी हद तक पड़ जाता है। परंतु ये जलवायु समुत्थानशील फसलें हैं, जो तापमान और बरसात में परिवर्तन आते हैं उनसे इनमें प्रभाव कम पड़ता है। तो ये फसलें वैसे तो सभी प्रकार की जलवायु और मृदा वाले क्षेत्रों में उगाई जा सकती है, परंतु सामान्यतः जो जितनी भी हमारी मोटे अनाज वाली फसलें हैं खरीफ के मौसम में या ग्रीष्म ऋतु में भी लगाई जाती है, जिसमें जो दिन का तापमान 30-35 डिग्री के आसपास और रात का तापमान 20 से 25 डिग्री के आसपास हो, उस अवस्था में लगा सकते हैं। यानी कि जो भारत की अगर हम बात करें तो लगभग शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों का अधिकतर क्षेत्र इस जलवायु में आ जाता है। इसी तरह अगर मृदा की बात करें तो सर्वोत्तम मृदाएं दोमट मृदाएं, हल्की बलुई दोमट और उससे जो लाल दोमट और इस तरह की मृदाएं जिनमें पीएच मान 7 के आसपास हो और जल निकास का समुचित प्रबंधन हो, वो सर्वोत्तम रहती है। परंतु विपरीत मृदा वाली परिस्थितियों में भी बहुत सारी मिलेट्स है, जैसे कि बाजरा की हम बात करें तो ये रेतीली मृदाओं से लेकर दोमट मृदाओं तक इसको उगाया जा सकता है। इस तरह से यदि भारी मृदाएं हो तो उस परिस्थितियों में ज्वार या फिर रागी की फसल ले सकते हैं। तो इनके लिए ज़्यादा कोई जलवायु और मृदा का बहुत अधिक चेक नहीं रहता, पर फिर भी जो उन्नत मृदाएं होती है वहाँ पर पैदावार अधिक मिलती है। बिल्कुल। और इसी के साथ जैसे कि हमने आपको बताया कि हमारे आज के कार्यक्रम के 2 विषय हैं, तो हमारा दूसरा विषय है सरसों फसल की देखभाल, और इससे संबंधित हमारे साथ स्काइप के जरिए हमारे साथ हमारे विशेषज्ञ जो है वो जुड़ चुके हैं। आइए उनका स्वागत करते हैं कार्यक्रम में। डॉक्टर पीके राय, आप हमारे साथ भरतपुर राजस्थान से जुड़े हैं हमारे लाइव फोन कार्यक्रम हेलो किसान में। आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। तो डॉक्टर राय, सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि अभी सरसों की फसल जो है वो खेतों में लगी है। सबसे पहले अगर हम बात करें इसकी देखभाल की, तो अभी कौन कौन सी ऐसी मुख्य बातें हैं जिनको ध्यान में रखना जरूरी है देखभाल के नजरिए से अगर हम बात करें तो, और थोड़ा संक्षेप में जानना चाहेंगे पहले आपसे। सबसे पहले तो सरसों के किसान भाइयों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। और इस बार जो डेटा आ रहा है उसके हिसाब से करीब 2 लाख हेक्टेयर एरिया पूरे देश में बढ़ा है सरसों में। रही बात सरसों की इस अवस्था में देखभाल की, तो अभी लगभग हमारी जो सरसों की फसल है वो 60 से लेके 70 दिन 75 दिन के आसपास की हो चुकी है। और सरसों के बारे में हम लोग कहते हैं कि शुरू के अगर 40 दिन इसकी देखभाल अच्छे से कर ली जाए तो फिर इसमें कोई समस्या आती नहीं है, अगर कोई बीमारी या उस तरह की कोई दिक्कत नहीं हो तो
तो अभी किसान भाइयों ने पहली सिंचाई भी कर ली है और इसमें जो उर्वरक की आधी मात्रा उन्होंने बुआई के समय बचा रखी थी उसका इस्तेमाल भी कर लिया है। और निराई गुड़ाई तो सरसों की फसल अभी काफी अच्छी अवस्था में है, फूल भी है, उसमें फलियां भी बन रही हैं खूब। तो अभी फिलहाल जो किसान भाइयों को देखने की बात है, तो अभी कुछ पिछले 2-3 दिनों में मौसम जैसे कोहरा पड़ रहा है, तो अभी पाले की संभावना तो नहीं है, लेकिन बीमारी के बारे में किसान भाई जरूर ध्यान रखें। जैसे इस समय सफेद अरतुआ रोग का प्रकोप होता है, तो उसमें नीचे पत्तियों की निचली सतह पर जो है वो ये धब्बे बन जाते हैं, सफेद फफोले। तो उसका ध्यान रखें किसान भाई, और उसका जो ना उचित रूप से जो है वो नियंत्रण करें। और बाकी तो अभी फसल अच्छी है। बिल्कुल, तो हम इसके बारे में आपसे आगे जरूर यहाँ पर बातचीत करेंगे डॉक्टर राय, लेकिन पहले देखते हैं विषय से संबंधित हमारी एक खास रिपोर्ट। सरसों हमारे देश की प्रमुख तिलहनी फसल है। सरसों की खेती देश के उत्तरी और पश्चिमी हिस्से में प्रमुख रूप से की जाती है और राजस्थान व उत्तर प्रदेश प्रमुख सरसों उत्पादक राज्य हैं। इनके अलावा मध्य प्रदेश, हरियाणा, गुजरात, पश्चिम बंगाल और असम में भी सरसों की खेती की जाती है। अगर आप सरसों की सही समय पर और सही तरीके से देखभाल करेंगे तो निश्चित तौर पर अच्छी फसल ले सकेंगे। जिन किसानों ने इस समय सरसों लगा रखी है वो सिंचाई पानी की उपलब्धता के आधार पर करें। अगर एक सिंचाई उपलब्ध हो तो 50 से 60 दिनों की व्यवस्था पर करें। 2 सिंचाई उपलब्ध हो तो पहली सिंचाई बुआई के 40 से 50 दिनों के बाद और दूसरी सिंचाई 90 से 100 दिनों के बाद करें। अगर 3 सिंचाइयाँ उपलब्ध हैं तो पहली सिंचाई 30 से 35 और अन्य 2 30 से 35 दिनों के अंतराल पर करें। सरसों को खरपतवार से मुक्त रखने के लिए 20 से 25 दिनों में एक बार निराई गुड़ाई करने में सरसों की फसल और जल्दी बढ़ती है। रसायनों से नियंत्रण करना चाहते हैं तो बुआई के बाद, लेकिन अंकुरण से पहले पेंडिमेथिलिन 30 EC दवा की 3.3 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से 600 से 800 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। बुआई के 15 से 20 दिनों के अंदर घने पौधों को निकालकर उनकी आपसी दूरी 15 सेंटीमीटर कर देनी चाहिए। सरसों पर कीटों के हमले की आशंका भी रहती है। माहू और आरा मक्खी सरसों को नुकसान पहुंचाती है। इनसे बचाव के उपाय करें। कृषि विशेषज्ञों की सलाह से उचित दवाओं का छिड़काव कर सकते हैं। तो किसान भाइयों बहनों, अपने आज के लाइव फोन कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं मोटे अनाज के खाद्य प्रसंस्करण के बारे में और साथ ही बात हो रही है सरसों फसल की देखभाल की। दोनों विषयों से संबंधित अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो आप हमारे टोल फ्री नंबर्स पर फोन कर सकते हैं। 1800-113060 और 61 ये हमारे नंबर हैं, और जब भी आप इन पर फोन करेंगे आपका कोई भी शुल्क नहीं लगेगा। केवल आपने अपने टीवी की आवाज को बंद रखना है, खासतौर से जिस दौरान आप अपना प्रश्न हमारे विशेषज्ञों से पूछ रहे हो। व्हाट्सएप के जरिए भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। 8800520717 जो है वो हमारा नंबर है, और hellokisan2015@gmail.com हमारा ईमेल आईडी है। व्हाट्सएप के जरिए हमारे पास एक प्रश्न आया है, हमें अंकुर सहाय जी ने आजमगढ़ उत्तर प्रदेश से लिखा है। और डॉक्टर राय, आपके लिए प्रश्न है कि सरसों की फसल में पत्तों के किनारे पर सफेद जैसी संरचना है, वह माहू कीट का प्रकोप हुआ है, तो इसका मुख्य उपचार क्या करें? देखिए, जो आजमगढ़ से हमारे किसान भाई ने फोन किया है, तो इसमें जो पत्तियों के ये बता रहे हैं कि सफेद जो है ना वो फफोले अगर पत्तियों की निचली सतह पर है, तो ये तो सफेद अथवा के लक्षण है। बाकी इन्होंने माहू का जिक्र किया है। ये समय तो नहीं है माहू का, लेकिन हो सकता है वातावरण में तापमान अधिक हो तो माहू का प्रकोप हुआ हो। तो अब ये देख लें कि इसमें अभी क्या, अगर इनिशियल अवस्था में, क्योंकि माहू का जो प्रकोप होता है खेत के बाहरी पौधों में सबसे पहले होता है, तो अगर इसका प्रकोप अभी शुरुआती दौर में है तो उन टहनियों को जिस पर इसका प्रकोप है उसको वहां से निकालकर जमीन में गाड़ दें, ताकि ये और ज्यादा फैल नहीं सके। क्योंकि अब मौसम जो है ठंडा हो गया है तो अभी फैलाव भी रुक जाएगा
और बाकी ये चूंकि माहो का प्रकोप एक बार हो चुका है और अब ठंड बढ़ रही है तो इसका प्रकोप थोड़ा कम रहेगा, लेकिन फिर दोबारा इसका प्रकोप बढ़ने की संभावना रही। तो इसमें ये अगर उस समय आगे जाकर के भी ये माहो का प्रकोप होता है और ये जो इकोनॉमिक हमारा एक थ्रेशोल्ड लेवल है जिसके ETL कहते हैं हम, इससे ऊपर अगर ज़्यादा प्रकोप है तो इसमें दवा का कीटनाशी का उपयोग कर सकते हैं आप। इसके लिए बहुत सारे कीटनाशक हैं, डाइमेथोएट है, डाइमेक्रॉन है, तो इसका जो है ना वो 1 ml 2 ml दवा जो है ना 1 लीटर पानी में डाल के और इसका छिड़काव कर सकते हैं। बिल्कुल, और इसी के साथ हमारे पहले कॉलर नंद स्वरूप मिश्रा जी हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है, बाराबंकी से। आइए उनका कार्यक्रम में सवाल शामिल करें। हेलो नंद स्वरूप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। सवाल पूछिए, क्या जानना चाहते हैं? मैं जानना चाहता हूं कि फसल माहौल बिल्कुल, तो सरसों में माहू कीट के समाधान के संबंधित आपका प्रश्न है। डॉक्टर राय एक बार फिर से दोहरा दें, माहू कीट की समस्या के लिए क्या कर सकते हैं? हमने डाइमेक्रॉन या मेथोएट या जो एंडोसल्फान का भी यूज कर सकते हैं। और आप ये जरूर देख लें, अभी चूंकि माहो का जो प्रकोप होता है वो खेत के बाहरी जो पौधे हैं ना पेड़ के आसपास, उसमें सबसे ज्यादा आता है। तो अगर ये शुरुआती है तो जैसा मैंने बताया कि उस टहनियों को जहाँ पे इसका जो है ना प्रकोप है उनको सावधानी से वहां से निकालें और जमीन में गाड़ दें ताकि ये खेत में और ज्यादा फैल नहीं सके। और अगर फिर भी आपको ज्यादा है इसका प्रकोप तो आपको दवाई का इस्तेमाल करना पड़ेगा, कीटनाशक का। और इसके लिए डाइमेथोएट, डाइमेक्रॉन या एंडोसल्फान, इसका किसी भी कीटनाशी रसायन का, ये सारे बहुत इफेक्टिव हैं इसके लिए, माहो के लिए। तो इनका आप जो है ना वो छिड़काव कर सकते हैं। बिल्कुल, और इसी के साथ हमारे लाइव फोन कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस, आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। अरे वाह भैया, अकेले अकेले। अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब? गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर PGS ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा? हाँ। अरे भाई कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना, साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों? क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे लाइव फोन कार्यक्रम हेलो किसान में, जहां आज हम बात कर रहे हैं मोटे अनाज के प्रसंस्करण से संबंधित और साथ ही जानकारी हासिल कर रहे हैं सरसों फसल की देखभाल के बारे में। डॉक्टर बाना हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं और डॉक्टर राय हमारे साथ स्काइप के जरिए मौजूद हैं। अगर दोनों ही विषयों के संबंध में आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो 3 विकल्प, हमारा टोल फ्री नंबर, व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी, इसके जरिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं और अपने प्रश्न हमसे हमारे विशेषज्ञों से पूछ सकते हैं। लगातार तीनों विकल्प आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। आइए अपना अगला प्रश्न जो है वो डॉक्टर बाना से पूछते हैं। डॉक्टर बाना, हमारे जो किसान है अगर वो प्रसंस्करण करना चाहे मोटे अनाज का तो किस तरीके से कर सकते हैं? कौन कौन सी मशीनें हैं? क्या जानकारी देंगे इसके बारे में? जी,
अगर हम बात करें मोटे अनाजों की तो आप याद करेंगे कि घर में पहले जो भी मोटे अनाज लेते थे, जैसे बाजरे की खिचड़ी बनानी हो या जो अन्य मोटे अनाज हैं उनको काम में लें, तो उनको नम करके और औंकली से कुटाई करके और जो ऊपरी आवरण था उसको फिर छाछ से फटक के और निकाल देते थे और उसके बाद खिचड़ी या जो अन्य पदार्थ हैं उस तरह की कुकिंग या डिश बनाने में काम में लेते थे। पर यदि आप औद्योगिक रूप से करते हैं मिलेट्स का प्रसंस्करण, तो उस दशा में क्या करें? उसके लिए अगर हम बात करें तो बाजरा, ज्वार और रागी, ये तीन तो नेकड मिलेट्स मानी जाती है, परंतु जो बाकी हमारी मिलेट्स है उन पे एक आवरण होता है जिसको निकालना आवश्यक होता है। उसके लिए जो ICAR का सीफेट लुधियाना में हमारा संस्थान है, उसके वहाँ पर भी मशीनें उपलब्ध है। इसके अलावा आजकल जो चूंकि अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष है और काफ़ी जागृति आ चुकी है, तो बाजार में भी प्रसंस्करण की जो मशीनें हैं वो काफ़ी उपलब्ध हैं। तो उसमें जो ऊपरी छिलका है उसको निकाल के और उसके बाद ही फसल को बाजार में बेचा जाना चाहिए। जैसे कि हम आम तौर पर बात करें, सीधे सीधे किसान की भाषा में बात करें, तो हम लगभग 3 से 4 महीने में एक मिलेट का उत्पादन करके और उसको 10 से 15 रुपए में बेचते हैं। जबकि आप सुपरमार्केट में जाते हैं, बाजार में जाते हैं, तो वही मिलेट आपको 100 से 150 रुपए में मिलती है प्रति किलो। तो क्यों नहीं हम घर पे ही उसको या सामूहिक रूप से जुड़ के FPO या और कोई सामूहिक भागीदारी से सारे किसान मिलकर इस तरह से प्रसंस्करण करके और बाजार में बेचें कि हमें उसका दाम कई गुना अधिक मिल सके, ताकि हमारे किसान हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले और जो उपभोक्ता हैं उनको भी सस्ती दरों पर प्रसंस्कृत खाद्यान्न उपलब्ध हो और वो भी गुणवत्तापूर्ण मिलेट्स जैसे सुपर फूड्स उपलब्ध हों। उसके लिए ज़रूरी है कि प्रसंस्कृत करें। जैसे ग्रेडिंग जैसी सिंपल प्रोसेस है, उसके थ्रू भी आप कर सकते हैं। अलग अलग आकार के जो दाने हैं, तो वो ज़्यादा अच्छे आकार वाले दाने हैं, उनको आप साबुत बेच सकते हैं। बाकी का आप जो अन्य उत्पाद हैं उनको अन्य डिशेज में बना के, लड्डू बना के, पफ बना के, बिस्किट बना के उस तरह से आप बेच सकते हैं। तो हमें जो मार्केटिंग है वो सीखना आवश्यक है और ये प्रसंस्करण जब तक नहीं अपनाएंगे तब तक हमारी जो खेती है उसको हम बहुत अधिक लाभदायक नहीं बना पाएंगे। बिल्कुल। इसी के साथ हमारे अगले कॉलर जसवीर जी हमारे साथ फरीदकोट पंजाब से मौजूद है फोन लाइन पर। कार्यक्रम में उनका सवाल शामिल करते हैं। हेलो जी। जसवीर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। अपना सवाल पूछिए, क्या जानना चाहते हैं आप? हम पूछना चाहते हैं भी हमने सरसों की बिजाई 15 नवंबर को की है जी, और ये सरसों की बिजाई लेट तो नहीं है, और सरसों की अच्छी पैदावार के लिए हम कौन से स्प्रे करें? 1919, 13-045 ऐसे कौन सा करें जी? बिल्कुल डॉक्टर राय, ये प्रश्न आपके लिए है। 15 नवंबर को इन्होंने जो है वो सरसों की बुआई करी है। वो जानना चाहते हैं क्या ये लेट तो नहीं है और इसकी अच्छी पैदावार के लिए किस तरीके के स्प्रे जो है वो कर सकते हैं, क्या बताएंगे? ये 15 नवंबर को बिजाई करी है तो वास्तव में लेट तो है, लेकिन कोई नहीं, आपकी फसल जो है ना 15 नवंबर को करीब करीब 40 दिन की हो चुकी है और आपने पहले सिंचाई भी कर दी होगी और इसमें नाइट्रोजन का जो बची हुई मात्रा आपने इस्तेमाल भी कर लिया होगा। तो अभी आप क्रॉप की बढ़वार के लिए आपको किसी भी तरह का कोई भी स्प्रे करने की आवश्यकता नहीं है। आप सिर्फ फसल की देखभाल करते रहें और आप देखें जब भी कोई रोग या कीट का प्रकोप हो उसका निदान आवश्यक है और उसका जो है ना समय रहते अगर आप कंट्रोल करेंगे तो चूंकि वहाँ पे ठंडी ज़्यादा काफ़ी लेट तक पड़ती है तो मैं समझता हूँ कि आपको अच्छा उत्पादन मिल जाएगा। आप किसी भी तरह के किसी एक्स्ट्रा जो है ना एफर्ट्स की जरूरत नहीं है, किसी इस तरह के स्प्रे की जरूरत नहीं है। आपकी क्रॉप जो है ना अच्छी होगी और बढ़िया उत्पादन मिलेगा। बिल्कुल। तो वहीं डॉक्टर राय, आपके लिए हरियाणा से भी एक प्रश्न जो है वो आया है। अमित कुमार टोहाना जी ने लिखा है कि वो सरसों में कौन से फंगीसाइड का स्प्रे कर सकते हैं और कब कर सकते हैं, और साथ ही इसका पैदावार जो है वो सरसों की अच्छी हो उसके लिए वो क्या करें? जो किसान भाई ने प्रश्न किया है कि कौन से फंजीसाइड, तो देखिए इसमें जो हरियाणा में अमूमन 2 बीमारियां हैं जो अगर फंजीसाइड की बात करेंगे, फफूंदी जनित 2 बीमारियों का प्रकोप होता है। एक तो सफेद रथुआ जिसका समय अभी आ रहा है, जैसे थोड़ी ठंड बढ़ेगी तो इसमें जो है ना सफेद रथुआ में इसमें पत्तियों के ऊपरी सतह पर हल्का पीलापन होता है और उसी के नीचे अगर देखेंगे तो सफेद फफोले बन जाते हैं। तो उस स्थिति में अगर है आपकी और बीमारी ज्यादा है और इसमें बाद की अवस्था में आपका जो फ्लोरल पार्ट है, इन्फ्लोरेसेंस जिसका जो पुष्पीय भाग है
इसमें एक तुड़ी मुड़ी सी संरचना मोटी बन जाती है, जिसको बारहसिंगा भी लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको अगर है तो इसमें आपको जो एक दवाई आती है रिडोमिल एमजेड, इसमें एक तो कॉन्टैक्ट फंजीसाइड होता है और एक जो है सिस्टमिक फंजीसाइड, तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं 2% का घोल बना करके, ठीक है। और दूसरी बीमारी जो आती है, अभी अगर मान लीजिए कई बार बारिश होती है तो एक सफेद तना गलन रोग की प्रकोप होता है, जिसमें तने जो है ना वो नीचे आप देखेंगे तो एक काफी लंबे भाग तक सफेदी हो जाती है और वहां से तने जो है टूट जाते हैं। और कई बार आप देखेंगे तो इसमें समय से पहले वो पौधे जो इन्फेक्टेड हैं वो लगता है कि ये पक गए हैं, तो सूखने लगते हैं। तो अगर ये बीमारी है तना गलन की, तो इसके लिए कार्बेंडाजिम फंजीसाइड का इस्तेमाल कर सकते हैं, 2% का घोल बना करके इसका छिड़काव करेंगे। तो यही 2 बीमारियां हैं जो प्रमुख रूप से आती हैं। बिल्कुल, और इसी के साथ अब आइए ध्यान रखना है। जी बिल्कुल, अब बात कर लेते हैं हम यहाँ पर मोटे अनाज के प्रसंस्करण से संबंधित भी। तो डॉक्टर बाना, अभी हमने आपसे जाना कि मोटे अनाज का जो है वो प्रसंस्करण किस तरीके से किया जा सकता है, क्या क्या उत्पाद जो है वो बन सकते हैं। तो अगर इसकी ट्रेनिंग की अगर हम बात करें, कोई नई इसकी शुरुआत करना चाहता है, या जैसे आजकल स्टार्टअप का जो है वो जोर काफी है, हमारे जो युवा है वो स्टार्टअप की ओर काफी अग्रसर हो रहे हैं, तो जो हमारे युवा किसान हैं अगर वो इसका स्टार्टअप करना चाहें या इसके लिए ट्रेनिंग लेना चाहें तो कहाँ से ले सकते हैं? जी, युवाओं को तो मैं आह्वान करना चाहूँगा कि आप ये जो मिलेट्स वाला व्यापार है इसको व्यापक रूप से लें, और उसके लिए बहुत अधिक ट्रेनिंग की आवश्यकता नहीं होती। फिर भी ICAR के संस्थान है, जैसे कि सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑन पोस्ट हार्वेस्ट इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी है ICAR का लुधियाना में। इसके अलावा अब IARI या जो अन्य संस्थान है हमारे, वहाँ पर भी जो राज्य के कृषि विश्वविद्यालय हैं, जैसे कि पंतनगर का कृषि विश्वविद्यालय या हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय है, कृषि विज्ञान केंद्र है, ये सभी समय समय पर बहुत सारी ट्रेनिंग का आयोजन करते रहते हैं। अगर आप राज्य सरकार के माध्यम से भी ट्रेनिंग करना चाहें तो राज्य सरकार में जो आपका स्थानीय कृषि अधिकारी है आपके जिले का, उससे आप संपर्क कर सकते हैं। और वो बहुत सारी योजनाएं हैं, जैसे RKVY है या जो आत्मा है, उनके तहत ICAR के संस्थानों में, जैसे IARI में बहुत सारे पूसा संस्थान में भी हमारे यहाँ पे वो ट्रेनिंग का आयोजन करवा सकते हैं। तो उसमें हम उनको विभिन्न प्रकार के उत्पाद बनाने की ट्रेनिंग देते हैं। इसके अलावा बहुत सारी मशीनों के बारे में जानकारी देते हैं जिससे कि इन मोटे अनाज वाली फसलों का प्रसंस्करण किया जा सके। तो इस तरह से यदि ट्रेनिंग लेके वो शुरुआत करते हैं तो उसमें उनको किसी तरीके की जो चीज़ें हमें नहीं पता होती है उन सब की भी जानकारी, बहुत सारे जोखिम इन्वॉल्व होते हैं उनकी भी जानकारी मिल जाती है। इसके अलावा जो स्टार्टअप्स के लिए गवर्नमेंट भी बहुत सारी सपोर्ट करती है, मुद्रा योजना है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, जो नॉन कमर्शियल जो नॉन कॉरपोरेट्स हैं उनको 10 लाख तक का लोन उपलब्ध कराती है। तो इस तरह की योजनाओं का लाभ लेकर आप ये शुरुआत कर सकते हैं। और मिलेट्स का चूंकि आने वाला समय है, उसमें बहुत अच्छा मार्केट होने की संभावना है, जिसमें कि आप डोमेस्टिक मार्केट जिसको कहते हैं, भारत का बाजार, या आपका एक्सपोर्ट करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मार्केट को भी आप टारगेट कर सकते हैं और उसके लिए बहुत सारे प्रोडक्ट आप बना सकते हैं। विशेषकर जैसे ब्रेकफास्ट के लिए आजकल हम बात करते हैं, फ्लेक्स है या कुकीज हैं, इस तरह की चीज़ें बना सकते हैं। या व्रत के लिए कुट्टू का आटा और जो अन्य उत्पाद है, सावा की खीर है। तो इस तरह के प्रोडक्ट हैं जो आप एक विशेष कंज्यूमर ग्रुप को टारगेट करके तैयार कर सकते हैं। इसके अलावा ऑर्गेनिक का आजकल बहुत बड़ा ध्यान दिया जा रहा है, लोग स्वास्थ्य की तरफ काफ़ी जागरूक हुए हैं। तो उपभोक्ताओं को ध्यान में रखते हुए उनके लिए भी आप ऑर्गेनिक बाजरा या ज्वार, चूंकि इनमें बहुत अधिक उर्वरकों की जरूरत नहीं पड़ती, तो वो भी आप तैयार कर सकते हैं। बिल्कुल। और इसी के साथ हमारे अगले कॉलर महेश जी जो है वो राजस्थान से मौजूद है फोन लाइन पर। कार्यक्रम में उनका सवाल शामिल करते हैं। हेलो हेलो नरेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। अपना सवाल पूछिए, क्या जानना चाहते हैं आप? के अंदर नरेश जी, आपकी आवाज हम तक साफ तौर पर नहीं पहुंच पा रही है, अपना सवाल फिर से दोहराएं। के अंदर जो फंगस होता है ना, जिसको मॉडर्न भाषा में तो बम्पोड़ कहते हैं। जी बिल्कुल, फफूंद जो है वो आपकी सरसों की फसल में लग गई है, उससे संबंधित जानकारी लेना चाहते हैं। डॉक्टर राय, क्या आप बताना चाहेंगे? और व्हाट्सएप के जरिए भी हमारे पास कई लोगों ने इसी तरीके का जो है वो प्रश्न भेजा है
कि सरसों की फसल में क्या नैनो यूरिया और फफूंदी नाशक दवा को एक साथ मिलाकर इस्तेमाल किया जा सकता है? ये प्रश्न हमें भेजा है महेश मीना जी ने सवाई माधोपुर राजस्थान से। तो फफूंद नाशक के बारे में क्या जानकारी देना चाहेंगे डॉक्टर राय? देखिए, जो इनका प्रश्न तो सही समझ में आया नहीं, लेकिन जो ये कुछ सफेद धब्बे जैसी कोई बात कर रहे हैं, तो मैं ये समझ रहा हूँ कि शायद ये सफेद रोली रोग का प्रकोप है। तो इसमें हमने अभी बताया कि इनमें मेटालेक्सिल, ये जो मेटालेक्सिल और मैनकोजेब का एक कॉम्बिनेशन है, रिडोमिल एमजेट। ये दवाई देख लें, अलग अलग कंपनियां अलग अलग नाम से बनाती हैं, लेकिन इसमें मेटालेक्सिल और जो है मैनकोजेब होना चाहिए। इसका 2% का घोल बना के छिड़काव कर लें। जहाँ तक नैनो यूरिया और ये फंजीसाइड को एक साथ स्प्रे करने की बात है, तो इसमें मैं ये सलाह दूंगा कि आप 2 या 3 दिन का इसमें अंतर रख लें। तो इससे जो है नैनो यूरिया को अच्छी, अगर आप नैनो यूरिया पहले इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इसको इस्तेमाल करें, और आप रोग की प्रवणता देख लें। अगर रोग ज़्यादा है तो पहले आप जो है ना फंजीसाइड का इस्तेमाल कर लें, फिर उसके 3 दिन 2 दिन 3 दिन पीछे आप नैनो यूरिया का इस्तेमाल करें, और नहीं तो आप पहले नैनो यूरिया का इस्तेमाल करें, उसके 2-3 दिन पश्चात जो ना आप फंजीसाइड का इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल। डॉक्टर बाना, इसमें आप अपनी कोई जानकारी जो है बीच में जोड़ना चाहेंगे? मैं कुछ उसका जो नरेश जी ने बोला उसमें कुछ शब्द समझ पाया। उसमें उन्होंने बम पोड़ और जो सफेद रंग का पौधे की जड़ों में उन्होंने, मुझे लगता है एक खरपतवार आता है, उसके लिए अच्छा, ये शायद ओरोबैंकी की बात तो नहीं, ओरोबैंकी की बात कर रहे थे। हाँ, इस ओरोबैंकी की बात कर रहे हैं। तो ओरोबैंकी का इस समय तो कोई ऐसा इस तरह का निदान नहीं है। हाँ, जहाँ पे अगर संभव हो तो ये इसमें एक्चुअली बनते हैं, बाद में जाकर के बहुत छोटे छोटे बीज बनते हैं, और ये लाखों की संख्या में बनते हैं, और ये खेत में ही बिखरते हैं। तो ये अगर संभव हो सके तो इसको निकाल दें जहाँ भी है, क्योंकि ये टोटल रूट पैरासाइट है, पूर्ण रूप से जड़ परजीवी है। और इसमें ये अंदर जो जमीन के अंदर ये कई जगहों से आसपास के पौधों में इसका संपर्क होता है। बहुत सारे इसके रूट्स जो है बन जाते हैं और आसपास के पौधों से अपनी सीधे खुराक लेता है। तो और एक ये जरूर मैं कहूँगा कि अगली बार जब भी ये इस खेत में अपनी सरसों की फसल लगाएं, तो 1-2 चीज़ों का विशेष ध्यान रखें। एक तो इसकी जुताई अच्छी तरीके से गर्मी में कर लें खेत की, और चूंकि इसमें जो ये आने के बाद पोस्ट इमरजेंस जिसको हम कहते हैं कि जो है ना बुआई के जो पौधे निकल जाते हैं, उसके बाद कोई भी कवकनाशी, ये हर्बिसाइड मतलब खरपतवार नाशी, इसमें हम लोग रिकमेंड नहीं करते सरसों की फसल में, क्योंकि कोई स्पेसिफिक इसमें खरपतवार नाशी नहीं है। लेकिन प्री इमरजेंस जो हर्बिसाइड का जो है हम लोग इस्तेमाल करने की सलाह देते हैं, जो बुआई से 72 घंटे के अंदर जमीन पर ही इसका जो है स्प्रे करना पड़ता है। उसमें पेंडिमिथालिन है, ग्लाइफोसेट है, इनका आप छिड़काव करते हैं। बिल्कुल। और इसी के साथ हमारे लाइव फोन कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस और आपके प्रश्न करेंगे कार्यक्रम में शामिल। आप देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। आईफोन कार्यक्रम हेलो किसान में आज हम बात कर रहे हैं मोटे अनाज के खाद्य प्रसंस्करण के बारे में, और साथ ही बात हो रही है सरसों फसल की देखभाल की। विषय से संबंधित टोल फ्री नंबर, व्हाट्सएप के जरिए और ईमेल के जरिए आप अपने प्रश्न हमें भेज सकते हैं। हमारे अगले कॉलर करमवीर जी हमारे साथ मौजूद है फोन लाइन पर। आइए कार्यक्रम में उनका सवाल शामिल करें। हेलो हेलो
हेलो करमवीर जी, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। अपना सवाल पूछिए। आपने हिसार हरियाणा से हमें फोन किया है, क्या जानना चाहते हैं? हाँ जी, नमस्कार जी। जी, सवाल पूछिए। हाँ जी, अपने सरसों के में है ना जी, वो तना गलन रोग बहुत ज्यादा है जी। ठीक है, तना गलन, बिल्कुल। हाँ जी। जी, डॉक्टर राय क्या बताना चाहेंगे इसके बारे में? तना गलन की समस्या काफी आ रही है। तना गलन में एक तो हम लोग जो बताते हैं कि ये बीज की जब इन्होंने बिजाई करी होगी तो उस समय बीज को शोधित कर लें। कार्बेंडाजिम 2 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से शोधित करें। कार्बेंडाजिम हम एक्टिव इंग्रेडिएंट बता रहे हैं, मैंने पहले भी बताया, ये बहुत सारी अलग अलग कंपनियां अलग अलग नामों से बनाती हैं, तो इसको जरूर देख लें। जैसे बेवेस्टीन है, जेकेस्टीन है, और भी बहुत सारी कंपनियां हैं, तो इसमें कार्बेंडाजिम होता है। और अभी भी जैसे अगर तना गलन की बीमारी है तो एक तो इसको आप जो है ना इसी कवकनाशी जो हमने बताया कार्बेंडाजिम, इसके 2% का घोल बना दें और 2% का घोल बना के इसका छिड़काव करें। दूसरा एक चीज और कर सकते हैं कि अभी इसमें जो जहाँ पे ये सफेद तना गलन रोग का जिस हिस्से में तने में प्रकोप होता है, तो इसमें बाद में अगर इन पौधों को आप छोड़ देंगे तो बाद में ये सूख करके इसमें छोटे छोटे उड़द के दाने जैसे कटकवक बनते हैं, स्क्लेरोसिया, जो आप जमीन में बिखरेंगे वो अगली साल फिर ये इसमें जमीन में पड़े रहते हैं। और ये कवक कुछ इस तरह का है कि 15 से 20 साल तक ये मृदा में जीवित रहता है। तो इसको, उन पौधों को तो आप संभव हो तो उनको सबको उखाड़ के जो है ना वो नष्ट कर दें, जमीन में या तो दबा दें या तो जला दें इसको, ताकि उस खेत में बहुत ज्यादा और फंगस का जो इनाकुलम हम कहते हैं वो ज्यादा बिल्डअप नहीं हो पाए, ताकि आगे आने वाले सालों में आपके उस खेत में इस बीमारी का प्रकोप नहीं हो। और जिन खेतों में बीमारी का प्रकोप आपके तना गलन का है उसमें विशेष ध्यान रखें, अगली बार भी जब भी आप बुआई करते हैं तो बीज का शोधन कार्बेंडाजिम से ही करें, क्योंकि ये तना गलन की बीमारी ये जब भी मौसम अनुकूल होता है, साल 2 साल 3 साल के अंदर कभी भी, तो ये बीमारी जो है ना बहुत ज्यादा आती है। कई बार आपने देखा होगा पूरे सीजन में ये बीमारी नहीं आती, अगली साल फिर उसी खेत में आ जाती है, तो इसका विशेष ध्यान रखें। बिल्कुल। और इसी के साथ डॉक्टर बाना, आपके लिए भी एक प्रश्न हमें व्हाट्सएप के जरिए आया है। बरेली उत्तर प्रदेश से राम जी ने हमने लिखा है कि बाजरे के लिए कौन सा जो अच्छा खाद है वो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, क्या बताएंगे? जी, कोई भी फसल हो उसके लिए संतुलित पोषण बहुत जरूरी है। जैसे कि मानव जीवन में संतुलित भोजन है, वैसे ही पौधों के लिए संतुलित पोषण आवश्यक है। तो उसके लिए सबसे जरूरी है आप मिट्टी की जांच कराएं, और मिट्टी की जांच में जिन तत्वों की कमी है उन्हीं के अनुसार पोषक तत्व प्रबंधन करें। अगर मिट्टी की जांच नहीं भी करा रखी है तो मैं मोटा मोटा बता देता हूं। बाजरे की फसल के लिए जो देसी किस्में हैं उनके लिए 60 किलोग्राम नाइट्रोजन यूरिया के द्वारा प्रति हेक्टर की दर से दें, और जो हाइब्रिड हैं वो 80 से 90 किलोग्राम प्रति हेक्टर की दर तक रेस्पॉन्स दे रही है। इसके अलावा फास्फोरस 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से या तो सिंगल सुपर फास्फेट से दें या डीएपी से दें। सिंगल सुपर फास्फेट से देने का ये फायदा है, उसमें फास्फोरस के साथ उतनी ही लागत में आपको सल्फर पोषक तत्व की भी पूर्ति हो जाती है। इसके अलावा पोटास की जहां तक बात आती है, 40 किलोग्राम पोटास म्यूरेट ऑफ पोटास से प्रति हेक्टर की दर से दें। जिन क्षेत्रों में जस्ते की कमी है उसमें 25 किलोग्राम जिंक सल्फेट प्रति हेक्टर की दर से जस्ता दें। अगर हो सके जैविक खाद आपके पास उपलब्ध हो तो 10 टन प्रति हेक्टर की दर से गोबर की खाद अवश्य दें। उसके अलावा जो जैव उर्वरक हैं उनका भी उपयोग किया जा सकता है, जिसमें कि एजोस्पिरिलम है या जो फास्फोरस घोलक जो जैव उर्वरक है उनका उपयोग किया जा सकता है। इसके अलावा आजकल तरल जैव उर्वरक काफ़ी आ रहे हैं, और जिसमें कि एनपीके कंसोर्शिया है जो नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास तीनों तत्व घोल देता है और पौधों को उपलब्ध कराता है। तो ये काफ़ी सस्ते पड़ते हैं, और उससे आप जो हमारे उर्वरक हैं उनकी 25% मात्रा को कम कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारी जो लागत है वो भी कम हो जाएगी, और पौधों को जो पोषक तत्व है वो भी निरंतर उपलब्ध होते रहेंगे। बिल्कुल। और इसी के साथ हमारे अगले दर्शक हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। आइए कार्यक्रम में उनका स्वागत करते हैं और जानते हैं कि वो क्या प्रश्न पूछना चाहते हैं। हेलो 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 जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। रूड़ा राम जी, आपने हमें बाड़मेर राजस्थान से फोन किया है, क्या जानना चाहते हैं आप? जी, मोटे अनाजों का वो करना है, क्या बना सकते हैं हम बाजरे से? जी
बाजरे का खाद्य प्रसंस्करण करना चाहते हैं डॉक्टर बाना। परसों किसान दिवस में मैंने देखा कि आपके रूडाराम जी बाड़मेर से ही एक कृषक थे जिन्होंने एफपीओ बना रखा है और लगभग उनका 8 करोड़ प्रतिवर्ष टर्नओवर वो बता रहे थे। तो आप सब लोग मिलके और एफपीओ का निर्माण कर सकते हैं और प्रसंस्करण की तरफ जा सकते हैं। जहां तक उत्पादों की बात है, बाजरे के लिए आप जैसे बाजरे के बिस्किट हैं, कुरकुरे हैं, लड्डू हैं, ये बना सकते हैं। इसके अलावा खिचड़ी, दलिया, बाजरे की बाटी। राजस्थान की तो संस्कृति में बाजरा रचा बसा है। बाजरिया थारो खींचड़ो लागे घणो स्वाद, और थाली भरकर लाए रे खींचड़ो ऊपर घी की बाट की। तो मतलब ये जो सर्दियों में आपको ऊर्जा की आवश्यकता होती है, वो आप बाजरे से जो सांस्कृतिक रूप से आप रचा बसा है, इसको जो शहरी क्षेत्रों में जो उपभोक्ता नहीं ले सकते उन तक पहुंचाने के लिए आप स्टार्टअप योजनाएं शुरू कर सकते हैं। और इस तरह के विभिन्न उत्पाद जो ब्रेकफास्ट के लिए, लंच के लिए अलग, डिनर के लिए अलग, या जो व्रत के लिए अलग, इस तरह की आप एक रणनीति बना के और सामूहिक रूप से या अकेले जिस भी स्वरूप में आप जाएं, परंतु यदि सही तरीके से सही रणनीति बना के इसको व्यवसाय के रूप में यदि आप लेते हैं तो निश्चित रूप से ये एक वरदान साबित हो सकता है। और सब जगह इस तरह से किया जाए तो भारत देश, हमारा हिंदुस्तान मिलेट्स का एक वैश्विक हब बन सकता है। बिल्कुल। तो अगर आप मिलेट्स की खेती करते हैं, अगर आप मोटे अनाज की खेती करते हैं और अगर आप इसका प्रसंस्करण करना चाहते हैं तो इसके लिए ट्रेनिंग भी उपलब्ध है, जैसे कि डॉक्टर बाना ने पहले भी बताया। आप इसके लिए ट्रेनिंग भी हासिल जो है वो कर सकते हैं और इसमें अच्छा अपना जो व्यापार है, आप इसमें खुद का व्यापार भी जो है वो आप इससे शुरू कर सकते हैं। डॉक्टर बाना, अगर हम बात करें भंडारण की, तो मोटे अनाज का सुरक्षित भंडारण हमारे किसान जो है वो किस तरीके से कर सकते हैं? भंडारण वैसे तो जो मिलेट्स हैं, जो हमारे मोटे अनाज हैं, उनको एक प्रकृति का वरदान है कि जो कीड़े भंडार गृह में लगते हैं वो कम लगते हैं। परंतु फिर भी सुरक्षित भंडारण के लिए जरूरी है कि आप जब नमी कम हो जाए मिलेट्स में तभी भंडारित करें। कम नमी का जो एक सीधा सा किसान के लिए मैं बताना चाहूँगा, यदि आप दांत के नीचे मिलेट्स के दाने को दबाएं और कट की आवाज आए तो समझ लेना यह भंडारण के लिए सुरक्षित नमी है। और कम नमी में और साफ और स्वच्छ भंडार गृह हो, और जो बोरियां ले रहे हैं, बारदाना उपयोग कर रहे हैं, वो नया हो। यदि पिछले सालों का बारदाना उपयोग में ले रहे हैं तो 2% मेलाथियान का घोल बनाकर उसमें बोरियों को डुबो लें, या आप प्राकृतिक या जैविक खेती कर रहे हैं उस दशा में उबलते हुए पानी में भी इन बोरियों को भिगोकर फिर धूप में सुखाकर जो पुराने कीड़े उनमें छुपे हुए रहते हैं, कि उनके अंडे छुपे रहते हैं, लार्वे छुपे रहते हैं, उनको नष्ट कर सकते हैं और इस तरह से आप सुरक्षित भंडारण कर सकते हैं। भंडार गृह को भी भंडारण से पहले उपचारित करना जरूरी है। स्वच्छ, हवादार और जो नमी रहित भंडार गृह आवश्यक है। और पुराने जो अनाज की वजह से कई सारे कीड़े लग जाते हैं, उससे बचने के लिए 2% मेलाथियान के घोल से आप भंडार गृह को धोकर साफ करके उसके पश्चात ही भंडारण करें। तो जो भंडार गृह में कीड़ों से नुकसान हो जाता है कई बार, उससे आप बच सकते हैं। बिल्कुल। और इसी के साथ हमारे अगले कॉलर शिवराज जी जो है वो मौजूद हैं फोन लाइन पर यमुनानगर से, और इनका फोन भी जो है वो शामिल करते हैं कार्यक्रम में। हेलो 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 जी शिवराज जी, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। अपना सवाल पूछिए, क्या जानना चाहते हैं आप? राम राम जी। जी, अपना सवाल पूछिए। मेरा सवाल ये है जी, पहली सरसों बोई थी, उसकी जो फलियां है वो नीचे मुड़ रही है, कौन सी दवाई की इस्तेमाल की जाए? बिल्कुल। और कितने समय से ये समस्या आ रही है, और आपने सरसों की बुआई कब की थी? डॉक्टर राय, क्या बताना चाहेंगे? सरसों की फलियां जो है वो नीचे की तरफ मुड़ रही हैं। और इसमें जो इन्होंने बताया, सरसों की फलियां अभी सरसों में फूल भी बन रहे हैं और लगातार फलियां भी बनती जा रही हैं। तो इसमें फलियां मुड़ने का एक विशेष कारण होता है। कई बार जमीन में एक माइक्रो एलिमेंट है, सूक्ष्म तत्व है बोरान, इसकी कमी होती है। तो इसके लिए हम लोग 10 किलोग्राम बोरान प्रति हेक्टेयर के हिसाब से छिड़काव इस्तेमाल करने की बिजाई के समय करते हैं। लेकिन अभी चूंकि इनकी फसल खड़ी है और अगर स्प्रेइंग हो सकती है इसका बोरेक्स का, तो इसका ये 2% का घोल बना करके और इसका छिड़काव कर दे इसमें फसल में बोरेक्स का,
तो ये समस्या जो ना काफी हद तक इनकी दूर हो सकती है। और अब ये देख लें कि अगर इन्होंने लाइन में सोइंग करी है, क्योंकि फसल की स्थिति में किसान भाइयों को जो सरसों की तमाम किसान भाई इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, हम लोग बार बार इसीलिए कहते हैं कि लाइन में सोइंग करें और कतार से कतार की दूरी कम से कम 30 सेंटीमीटर, और अभी तो हम लोग इसको 45 सेंटीमीटर भी रिकमेंड करते हैं, ताकि अगर कभी भविष्य में जैसे फसल में कोई बीमारी है, किसी तरह का वो है और आपको स्प्रेइंग करनी है, क्योंकि सरसों की फसल 45 दिन के बाद ऐसी अवस्था में हो जाती है कि उसमें घुसना बड़ा मुश्किल होता है। तो यदि आप देख लें इसमें अगर अभी बढ़वार बहुत ज्यादा नहीं है, तो आप ये बोरेक्स का घोल बना करके इसका छिड़काव कर लें। बिल्कुल डॉक्टर राय, आपके लिए एक प्रश्न और आया है। रघुनाथ पवार जी ने महाराष्ट्र से आपके लिए सवाल भेजा है। सरसों की खेती में नैनो यूरिया एवं नैनो डीएपी के प्रयोग से क्या लाभ मिलता है और क्या इनके इस्तेमाल से फसल की गुणवत्ता में बढ़ोतरी होती है? देखिए, नैनो यूरिया का इस्तेमाल जो अभी करने की बात कर रहे हैं, तो करीब करीब जो अभी ये सरसों की फसल है और ये किसान हमारे महाराष्ट्र से हैं, तो नैनो यूरिया का इस्तेमाल आप कर सकते हैं और इससे करीब करीब जो है ना 25% तक जो है ना वो आपका फायदा होता है। इसमें जो है ना वो नाइट्रोजन का इस्तेमाल पौधा कर पाता है अच्छी तरीके से। तो आप बेशक इसका कर सकते हैं, डीएपी का कर सकते हैं, लेकिन मेरा सुझाव ये रहेगा कि भविष्य में जब भी आप सरसों की खेती करें तो डीएपी की जगह आप सिंगल सुपर फास्फेट का इस्तेमाल करें। जब भी बिजाई के समय आप डीएपी डालते हैं, लगाते हैं उसमें, तो सिंगल सुपर फास्फेट से क्या होगा, इसमें आपका एक सल्फर बहुत ही आवश्यक तत्व है सरसों की बढ़वार के लिए, उसके उत्पादन बढ़ाने के लिए, और उसमें बीज में तेल की जो मात्रा है वो भी बढ़ती है इससे, सल्फर से। तो ये आपको सल्फर एडिशनली उसमें मिल जाता है। तो हम लोग यही कहते हैं कि 2.5 कुंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से अगर आप सिंगल सुपर फास्फेट डीएपी की जगह इस्तेमाल करेंगे तो इसमें करीब करीब 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आपका जो है वो सल्फर जो आवश्यक तत्व है मिल जाता है। बिल्कुल, और इसी के साथ कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस, कहीं मत जाइए, देखते रहिए हमारा लाइव फोन कार्यक्रम हेलो किसान। कृषि और पशुपालन है एक दूसरे के पूरक। घर आंगन से लेकर व्यावसायिक फार्म तक, मुर्गी पालन से लेकर रेगिस्तान के जहाज तक, बीमारियों से अब पशुपालक ना हो परेशान। विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान। जुड़िए हमसे, पूछिए अपने सवाल। ईमेल के जरिए भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है ddkisanapc@gmail.com। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-113060 और 1800-113061। देखिए अपना पशु चिकित्सक हर रविवार शाम 6:30 बजे दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे लाइव फोन कार्यक्रम हेलो किसान में, जहां आज हम बात कर रहे हैं मोटे अनाज के खाद्य प्रसंस्करण के बारे में और साथ ही बात हो रही है सरसों फसल की देखभाल की विषय से संबंधित। अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो आप हमें टोल फ्री नंबर के जरिए, हमारे व्हाट्सएप नंबर के जरिए या फिर आप हमारे ईमेल आईडी के जरिए अपने प्रश्न हम तक पहुंचा सकते हैं। डॉक्टर राय, यहाँ पर आपके लिए एक प्रश्न आया है। भानु प्रताप सिंह जी लिखते हैं मऊ उत्तर प्रदेश से कि उन्होंने सरसों की बिजाई करी थी 19 अक्टूबर को और उनकी सरसों फसल है RH 0749 और ये अभी 60 दिनों की जो है वो हो चुकी है, 1.25 मीटर ऊंचाई हो गई है, लेकिन इसकी शाखाओं का फुटाव जो है वो कम है और काफी घना है। वैरायटी के अनुसार फूल कम है, पहली सिंचाई हो गई है, यूरिया का छिड़काव हो गया है, तो अभी फिलहाल इनको क्या करने की आवश्यकता है? देखिए, मऊ से जो किसान भाई ने क्वेश्चन किया है, ये RH 749 जो वैरायटी है, ये करीबन जो है ना 155 दिन से 160 दिन लेती है पकने में, और ये बहुत हाई बायोमास की वैरायटी है और ये इसमें जो बहुत हाई यील्डिंग भी है, काफ़ी अच्छा उपज है इसका। तो इसमें जो मऊ के किसान भाई हैं, मैं ये कहूँगा कि जो आपके यहाँ जो जिस तरह का क्लाइमेट है,
तो उसमें ये बहुत लंबी अवधि की फसल है, वैरायटी है। तो इसका आपने खेती किया है और चूंकि अर्ली भी किया है आपने, 19 अक्टूबर को कर दिया है, तो आप इसमें निश्चिंत रहें। थोड़ा देर से इसमें जो है ना वो फलियां और ये सब आता है। और इसमें अगर जैसे गर्मियां जल्दी शुरू हो जाती हैं जो पूर्वी उत्तर प्रदेश का हमने देखा है अमूमन, तो उस वजह से कई बार इस वैरायटी का जो अच्छी परफॉर्मेंस है, जो हम लोग इसको इस वैरायटी का हिसार में, ये हरियाणा का पूरा एरिया है या दिल्ली है या पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, पंजाब है, यहाँ पे जो इसकी उपज है और इसकी परफॉर्मेंस है बहुत अच्छी है। लेकिन उन क्षेत्रों में जहाँ गर्मियाँ जल्दी शुरू हो जाती हैं, वहाँ पे इसको पूरा टाइम नहीं मिल पाता है इस प्रजाति को। तो आप इसमें निश्चिंत रहें, इसमें बहुत अच्छी उपज आएगी। और अभी बढ़वार इसकी बहुत ज़्यादा होती है, जैसा मैंने बताया कि हाई बायोमास की ये वैरायटी है। इसमें तने काफ़ी मोटे होंगे, पत्तियाँ भी काफ़ी बड़ी होती हैं इसमें। तो आप इसको थोड़ा सा अभी इंतजार करें, इसमें फलियाँ आएंगी, बढ़िया फलियाँ आएंगी। बिल्कुल। इसी के साथ हमारे अगले कॉलर अमरपाल सिंह जी मौजूद है फोन लाइन पर। कार्यक्रम में उनका सवाल शामिल करते हैं। हेलो 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 हेलो, हाँ जी। अमरपाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश से आपने फोन किया है, अपना प्रश्न पूछे, क्या जानना चाहते हैं आप? मैं जानना चाहता हूँ, हमने सरसों बोई जिस खेत में, उसमें पिछले साल भी सरसों बोई थी जी। अब तो सरसों का बीज तो थोड़ा बहुत झड़ जा, तो वो पिछले साल वाला बीज भी मतलब खेत में झड़ जा, वो जम रहा वो बीज, और इस साल जो बीज डाला वो भी जम रहा। ठीक है, तो जो झड़ने की समस्या जो है वो सामने आ रही है, बीज झड़ने की। देखिए, बिल्कुल सरसों का बीज तो अक्सर झड़ता ही है सर जी। डॉक्टर राय क्या बताना चाहेंगे? हाँ, ये मुजफ्फरनगर से हमारे जो किसान भाई हैं, सरसों की फसल में वैसे तो अभी जो प्रजातियां जितनी भी हैं, तो ये झड़ने वाली समस्या थोड़ी सी कम है। लेकिन जब हम कटाई करते हैं और थोड़ा ज़्यादा सूख जाती है फलियां, तो कुछ झड़ जाते हैं। तो इसमें आप अगर जैसे प्रजाति पिछली बार आपने कोई और ली होगी, इस बार आपने कोई और प्रजाति ली है, तो दोनों प्रजातियों के मिक्स हो गया, मतलब पिछली बार का जो लेफ्ट ओवर सीड है जमीन में वो जर्मिनेट कर गया। तो ऐसी जब भी परिस्थिति हो, तो अगर आपको जैसे इस बार फिर अगली बार भी आप इसी खेत में सरसों लगाना है, तो जैसे एक प्री सोइंग इरिगेशन होता है हमारा, जैसे सिंचाई करते हैं हम बिजाई से पहले, बुआई से पहले, तो वो जब आप देते हैं और थोड़ा इंतजार करते हैं, तो कुछ जो बीज पड़े रहते हैं पिछले साल के, वो जर्मिनेट करके थोड़ा निकलते हैं। तो उस समय अगर आप जुताई करेंगे, तो वो पूरे के पूरे जो पिछले साल के बीज के जो पौधे बने हैं वो नष्ट हो जाएंगे। फिर आप बिजाई करेंगे तो आपकी जो प्रजाति की प्योरिटी है, जिसको कहते हैं शुद्धता है, वो बरकरार रहेगी। तो ये विशेष ध्यान रखें। बिल्कुल। और इसी के साथ डॉक्टर राय आप हमारे साथ जुड़े और सरसों फसल से संबंधित इतनी अहम जानकारियां हमारे दर्शकों को दी और साथ ही उनके प्रश्नों के समाधान भी किए, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। बिल्कुल। अब डॉक्टर राणा, आपसे हम यहाँ पर ये जानना चाहेंगे कि जब हमारे किसान प्रसंस्करण करना चाह रहे हैं, तो उसके अंदर लागत कम लगे, उसके लिए उन्हें क्या करना चाहिए? प्रसंस्करण के लिए लागत कम लगे, उसके लिए हमें जो मशीनें हैं वो सरकारी संस्थानों के माध्यम से आपको लेनी चाहिए। और बहुत सारे प्रसंस्करण आप घरेलू स्तर पर भी कर सकते हैं। या फिर एक और तरीका हो सकता है कि हम एकला चलो की नीति को छोड़ना होगा और बहुत सारे किसान एक साथ मिलकर जो एफपीओ या जो और स्कीम्स है गवर्नमेंट की, जिसमें कि सब्सिडी राज्य सरकारों के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा जो विभिन्न योजनाएं हैं, उनका लाभ लेते हुए आपको आगे बढ़ना है और इसको एक उद्योग के रूप में अपनाना है। साथ ही मैं एक छोटा सा मैसेज हमारे उपभोक्ता हैं उनके लिए भी देना चाहूँगा कि ये जो मोटे अनाज वाली फसलें हैं, मिलेट्स हैं, श्री अन्न है, इनको जरूर अपने भोजन का डेली डाइट का हिस्सा बनाएं, क्योंकि इसमें प्रोटीन,
खनिज लवण, विशेषकर अगर मैं बात करूं तो रागी है, उसमें कैल्शियम अन्य अनाजों की तुलना में 8 से 10 गुना अधिक होता है। दूध से भी 2 गुना से अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो जो हड्डियों में ऑस्टियोपोरोसिस या अन्य समस्याएं होती है उनसे आप बच सकते हैं। इसके अलावा इनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है, यानी कि जो मधुमेह पैदा करने की क्षमता होती है वो कम होती है, शर्करा कम होती है, और आपका जो रक्त शर्करा है उसका स्तर कम रखता है, और परिसंचरण तंत्र, पाचन तंत्र को डाइटरी फाइबर और कम शुगर होने की वजह से सुचारू रूप से बनाए रखता है। तो जो मधुमेह रोग, सीलिएक रोग है जिसमें कि ग्लूटीन एलर्जी होती है, आजकल बहुत सारी समस्या देखने को मिलती है, तो उस तरह की समस्याओं से बच सकते हैं। तो और साथ ही जो प्रोटीन, खनिज लवण, आवश्यक अमीनो अम्ल, ये काफी मात्रा में होता है, और अधिक मात्रा में ऊर्जा होने के कारण आपके जो मोटापा जैसी समस्याएं हैं उनसे आप बच सकते हैं, और इस तरह से आप जो एक टोटल हेल्थ है उसको अचीव कर सकते हैं। बिल्कुल। तो डॉक्टर राणा, आप हमारे साथ स्टूडियो में आए और इतनी अहम जानकारियां विषय से संबंधित हमारे दर्शकों तक दी, उसके लिए आपका शुक्रिया। तो किसान भाइयों बहनों, आज हमने आपको जानकारी दी मोटे अनाज के प्रसंस्करण के बारे में, और साथ ही हमने बात करी सरसों फसल की देखभाल आप किस तरीके से कर सकते हैं। अब आइए आपको जल्दी से बता दें हमारे अगले कार्यक्रम का क्या विषय होने वाला है। तो हमारा अगला विषय रहेगा औषधीय पौधों की खेती, और इसके साथ ही हम बात करेंगे प्राकृतिक खेती के बारे में भी। विषय से संबंधित कोई भी प्रश्न पहले से भेजना चाहते हैं तो हमारा ईमेल आईडी नोट करें, hellokisan2015@gmail.com। और इसी के साथ हमारे दूरदर्शन किसान का कॉल सेंटर नंबर 1800113060, आप इस नंबर पर फोन करके सोमवार से शनिवार सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक ये नंबर आपके लिए उपलब्ध रहता है। यहाँ पर भी आप अपने प्रश्न रिकॉर्ड करवा सकते हैं। दोबारा से इस कार्यक्रम को देखना चाहते हैं तो टीवी स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है QR कोड को स्कैन कीजिए, इससे सीधे आप हमारे YouTube चैनल पर चले जाएंगे, वहां जाकर भी आप हमारे कार्यक्रम को दोबारा देख सकते हैं। तो किसान भाइयों बहनों, हमारे आज के कार्यक्रम में केवल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार।